पहले हमने एक लेक्चर में ड्रग डोजेज फॉर्म के हवाले से जिक्र किया था और उसका नाम रखा था हमने पार्ट 1। तो उसमें हमने सॉलिड डोजेज फॉर्म का जिक्र किया था और एग्जाम्पल के तौर पे हमने कोट किया था टैबलेट का, और ये जिक्र किया था कि उसमें किस किस्म के एक्सीपिएंट जो है ऐड किए जाते हैं एपीआई के अलावा। तो उसमें था कि डाइल्यूएंट है, बाइंडर है, डिसइंटीग्रेटर है, लुब्रिकेंट है, ग्लाइडेंट है, इन चीज़ों का हमने जिक्र किया था। तो आज हम उसका दूसरा पार्ट पेश कर रहे हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि जब हम लिक्विड डोजेज फॉर्म बनाते हैं तो उसमें किस किस्म के इंग्रेडिएंट की या किस किस्म के एक्सीपिएंट की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें सबसे पहले जो हमें एक चीज़ देखनी है वो होते हैं व्हीकल। क्या होते हैं? व्हीकल। तो व्हीकल उसमें सबसे बुनियादी चीज़ है, इसमें यह होता है कि ऐसा मीडियम जिसके अंदर हम किसी चीज़ को फार्मूलेशन के इंग्रेडिएंट को डिज़ॉल्व करते हैं या सस्पेंड करते हैं या उसमें डिस्पर्स कर देते हैं। तो मोस्टली व्हीकल जो है ये लिक्विड की शक्ल में होते हैं और सबसे जो इम्पॉर्टेंट व्हीकल है वो है वाटर। तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि वाटर के अंदर जो मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट होते हैं फार्मूलेशन के, उनको हम उसमें या तो डिज़ॉल्व करते हैं या सस्पेंड करते हैं या डिस्पर्स कर देते हैं। तो बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सेमी सॉलिड की शक्ल में होती हैं, तो उनके अंदर भी व्हीकल इस्तेमाल होते हैं और वो व्हीकल भी सेमी सॉलिड टाइप के होते हैं और उनको हम बेस का नाम देते हैं। जिस तरह ऑइंटमेंट क्रीम में ये बेसेस इस्तेमाल होती हैं, वो भी व्हीकल ही कहलाती हैं। तो इसके अलावा एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं सरफेक्टेंट। तो सरफेक्टेंट या सरफेस एक्टिव इंग्रेडिएंट या सरफेस एक्टिव एजेंट हम उस चीज़ को कहते हैं या उस केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं जो सरफेस टेंशन को लो कर दे। पहले यह समझना होगा कि सरफेस टेंशन या सरफेस होती क्या है। तो जब जो बाउंड्री होती है लिक्विड और गैस के दरमियान, यानी लिक्विड और एयर के दरमियान, उसको हम कहते हैं सरफेस। और जो बाउंड्री होती है दो डिफरेंट इमिसिबल लिक्विड के दरमियान, उसको हम कहते हैं इंटरफेस। तो जब ऐसे दो लिक्विड हों जो इमिसिबल हों, तो उनको हमने मिसेबल करना होगा, तो उसके लिए हम फिर सरफेस एक्टिव एजेंट इस्तेमाल करते हैं या सरफेक्टेंट इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअल जितने ये सरफेक्टेंट हैं इसके मॉलिक्यूल के दो पार्ट होते हैं। एक होता है पोलर पार्ट और एक होता है नॉन पोलर पार्ट। ये काम इस तरह करते हैं कि जो उसका पोलर पार्ट होता है वो हाई पोलैरिटी लिक्विड की तरफ कर लेता है और जो नॉन पोलर पार्ट होता है वो लो पोलैरिटी फेज जो होती है उसकी तरफ वो कर लेता है और इस तरह वो दोनों को करीब ले आता है और वो जो इमिसेबल थे वो मिसेबल हो जाते हैं। अगर हम देखें तो सरफेक्टेंट को हम तीन कैटेगरी में लेते हैं। एक को हम कहते हैं एनायनिक सरफेक्टेंट, एक होते हैं कैटायनिक सरफेक्टेंट और एक होते हैं नॉन आयनिक सरफेक्टेंट। तो एक इसके अलावा इंग्रेडिएंट होते हैं जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोराइड या सस्पेंडिंग एजेंट। सस्पेंडिंग
एजेंट। तो ये हाइड्रोक्लोराइड या सस्पेंडिंग एजेंट वो कंपाउंड होते हैं कि जब हम उनको डिसॉल्व करते हैं या सस्पेंड करते हैं किसी लिक्विड में तो उसकी विस्कोसिटी को वो इंक्रीज कर देते हैं। और इस तरह जो सेडिमेंटेशन का अमल होता है कि जो उस चीज़ उसमें इनसॉल्युबल है उसका सेडिमेंटेशन रेट जो है वो लो हो जाता है। और इस तरह हम इनको इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ सस्पेंशन बनाने के लिए। इनको हाइड्रोक्लोराइड्स भी कहते हैं और इनको सस्पेंडिंग एजेंट भी कहते हैं। तो इनको अब देखा जाए तो इसकी भी 3 किस्में होती हैं। एक होते हैं नेचुरल, एक होते हैं सेमी सिंथेटिक और एक होते हैं सिंथेटिक। तो मोस्टली जो यूज होते हैं सस्पेंडिंग एजेंट या हाइड्रोक्लोराइड्स वो होते हैं नेचुरल, जिसमें बहुत जिसको हर बंदा जानता है, जिस तरह गम अकेशिया है, गम ट्रैगाकैंथ है, बेंटोनाइट है, वीगम है, ये वो जो है ये सारे नेचुरल सस्पेंडिंग एजेंट या हाइड्रोक्लोराइड है। तो जब हम कोई लिक्विड प्रेपरेशन बनाते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी जो है वो सॉलिड डोज फॉर्म की निस्बत बहुत कम होती है। यानी सॉलिड डोज फॉर्म स्टेबल होती है, उसके मुकाबले में लिक्विड डोज फॉर्म अनस्टेबल होती है। इनको स्टेबल करना पड़ता है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टेबल किसको कहते हैं। उसका मतलब है कि जब हम कोई फार्मूलेशन तैयार करते हैं, कोई हम फर्ज किया कि सिरप बनाते हैं, कोई सस्पेंशन बनाते हैं, एमल्शन बनाते हैं, यानी कोई भी लिक्विड डोज फॉर्म हम जब बनाते हैं तो उसके खास कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। उसको हम जिस कंटेनर में स्टार्ट में हम उसको पैक करते हैं, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसकी प्रॉपर्टी फ्रेश में थी, अगर वो प्रॉपर्टी बाद में भी कायम रहती हैं, उनमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती, कोई चेंज नहीं आती, ना फिजिकली, ना केमिकली, ना एफिकेसी वाइज, तो हम कहते हैं कि ये चीज़ स्टेबल है। तो जब उसमें कोई भी चेंजेस आनी शुरू हो जाएं तो हम कहते हैं कि ये चीज़ अनस्टेबल हो गई है, ये स्टेबल नहीं है। तो लिक्विड डोज फॉर्म को स्टेबल करने के लिए हमें मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ती है और ये मुख्तलिफ एक्सीपिएंट जो हैं इनको फिर मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। फर्ज किया इनमें एक होता है एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत हमें उस वक्त पड़ती है कि जब कोई प्रेपरेशन ऐसी है जो ऑक्सीडेशन की वजह से ख़राब हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से वो ख़राब हो रही है, वो अनस्टेबल हो रही है। तो इस सूरत हाल में उसमें हम एंटीऑक्सीडेंट इंग्रेडिएंट जो है वो ऐड कर देते हैं ताकि वो उसकी ऑक्सीडेशन को रोक ले। इस मकसद के लिए एग्जांपल देता हूँ कि एस्कॉर्बिक एसिड को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह इसमें होता है कि चिलेटिंग एजेंट का लफ्ज़ एक इस्तेमाल होता है। चिलेटिंग एजेंट ये भी हम यूज़ करते हैं एज ए स्टेबलाइजर। कि बाज़ बात मेटल जो है ये किसी प्रोडक्ट को ख़राब करने का बायस बनती हैं, अनस्टेबल करने का बायस बनती हैं। तो चिलेटिंग एजेंट हम उसको कहते हैं जो इन मेटल के साथ स्टेबल वाटर सॉल्युबल कम्प्लेक्स बना देते हैं और इस तरह उस मेटल को वो आज़ाद नहीं छोड़ते कि वो किसी चीज़ को, किसी प्रेपरेशन को ख़राब कर सकें। और अक्सर जो प्रेपरेशन है लिक्विड प्रेपरेशन, उनमें पीएच के चेंज होने की वजह से खराबी आ जाती है, उनका कलर चेंज हो जाता है, वो स्टेबल नहीं रहती। तो ऐसी प्रेपरेशन जिनमें पीएच का चेंज होना खराबी का बायस बन रहा हो, तो हम कोई ऐसी चीज़ उसमें डालेंगे
कोई ऐसा कंपाउंड उसमें डालेंगे या मिक्सचर ऑफ कंपाउंड डालेंगे कि उसकी पीएच जो है वो स्टेबल रहे। तो पीएच को स्टेबल करने के लिए हम उसमें डालते हैं, उसको कहते हैं बफर। बफर सिस्टम हम उसमें डेवलप कर देते हैं। और बफर उसको कहते हैं कि ऐसे कंपाउंड, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड जो चेंज इन पीएच में है उसको रेजिस्ट करे, कि विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच ऑन एडिशन ऑफ एसिड और बेस। कि जब उसमें कोई एसिड या बेस आए तो फिर भी वो पीएच को चेंज ना होने दे, उसको हम कहते हैं बफर। तो बात हमें बफर भी ऐड करने पड़ते हैं। और कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो खराब हो जाती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उन चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है प्रिजर्वेटिव एजेंट की या एंटी माइक्रोबियल एजेंट की, ताकि उसमें माइक्रोब पैदा ना हो और वो चीज़ खराब ना हो। बात ऐसा होता है कि कोई हम इमल्शन बनाते हैं तो इमल्शन बाद में वो ब्रेकिंग ऑफ इमल्शन हो जाती है, कभी क्रीमिंग हो जाती है, कभी सेडिमेंटेशन हो जाती है, कभी फ्लक्चुएशन होती है, कभी पोर्सन्स होती है। तो इसमें अक्सर वजह ये होती है कि जो माइक्रोब है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इमल्सिफाइंग एजेंट को इस काबिल नहीं छोड़ते को प्रॉपर तरीके से अपना कर सके। तो ऐसी सूरत हाल में फिर हमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट ऐड करने पड़ते हैं। और वो मिसाल उनकी लें कि जिस तरह मिथाइल पैराबिन है, प्रोपाइल पैराबिन है, सोडियम बेंजोएट है, बेंजोइक एसिड है, या फिर फिनाइल मर्क्यूरिल नाइट्रेट, इस किस्म की चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। तो बाज़ चीज़ों को का जायका बेहतर करने के लिए हम उसमें ऐसी चीज़ ऐड करते हैं जो उसके टेस्ट को बेहतर कर दे, उसकी फ्लेवर को बेहतर कर दे। तो उन चीज़ों को हम कहते हैं फ्लेवरिंग एजेंट। और बात खूबसूरती पैदा करने के लिए कि प्रोडक्ट की लुक अच्छी नजर आए, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम उसमें कोई कलर ऐड करना पड़ जाता है। तो जो कलर ऐड आपने करना हो वो आम कलर नहीं होना चाहिए, वो फूड एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक अथॉरिटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। यानी ये नहीं कि जो कपड़े रंगने के लिए, कलर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो उसमें कलर डाल दें, तो नहीं, वो FDC यानी फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक अथॉरिटी से अप्रूव्ड कलर होने चाहिए और उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चंद एक एक्सिपिएंट हैं जो हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं। और ये नहीं कि हर प्रोडक्ट के लिए ये सारे एक्सिपिएंट इस्तेमाल होंगे, नहीं, ये डिपेंड करता है कि कौन सी डोजेज फॉर्म हम बना रहे हैं, कौन सा API में इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी एक्सिपिएंट का चुनाव जो है वो डिपेंड करता है डोजेज फॉर्म पे और उस API पे जिसको हमने मुख्तलिफ डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसलिए ये जो है यानी व्हीकल सर्फेक्टेंट, हाइड्रोक्लाइड्स, फिर ये डिफरेंट जो हैं इसमें सॉल्युबलाइजिंग एजेंट भी बाज़ औक़ात इस्तेमाल करने पड़ जाते हैं, स्टेबलाइजर भी हम इस्तेमाल करते हैं एंटीऑक्सीडेंट की शक्ल में, चिलेटिंग एजेंट की शक्ल में, बफरिंग एजेंट की शक्ल में, एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव की शक्ल में। और इनके बारे में हमें मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए और इस किस्म के एक्सिपिएंट का चुनाव करना होता है कि जो उस एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ किसी किस्म का कोई तसादम ना रखता हो, उनमें कंपैटिबिलिटी हो, वो आपस में इनकम्पैटिबल ना हो और उनका
ना वो प्रेपरेशन की लुक को खराब होने दें, ना उसमें कोई फिजिकली तब्दीली आने दें और ना ही उसमें कोई केमिकली तब्दीली आने दें। तो इंशाअल्लाह बाकी हम इससे आगे फिर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।